डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन SBN ऑनलाइन क्लास। आज हम वॉइस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस ये होता है ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कुछ न कुछ कार्य का किया जाना होता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है उसको कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य कहते हैं यानी इसमें जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसमें जो है कार्य जो है कर्म के द्वारा किया जाता है। तो एग्ज़ाम के अंदर 9th 10th 11th के अंदर पेपर के अंदर एक्टिव वॉइस के वाक्य दिए गए होते हैं जिसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एक्टिव टू पैसिव। कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर पैसिव का सेंटेंस दे देता है और उसको एक्टिव के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा लेता है। तो कृतवाच्य के ऊपर हम बात करते हैं, यानी ऐसा वाक्य या वाच्य, ऐसा वाच्य जिसमें कर्ता यानी जो सब्जेक्ट होता है, डूअर जो होता है, प्रधान होता है। प्रधान से सीधा सा अभिप्राय यह है वाक्य के अंदर कार्य जो किया जाएगा वो इसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। इसी सब्जेक्ट के आधार पर हम क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग कर पाएंगे। और कर्मवाच्य में क्या होता है, ऐसा वाक्य या वाच्य जिसमें ऑब्जेक्ट, जिसको कर्म कहते हैं हिंदी में, प्रधान होता है। उदाहरण के लिए राम ईट्स मैंगो, ये एक्टिव है, यानी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद में वर्ब आए और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए, यानी एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते समय या इसको कन्वर्ट करते समय हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ऐसे एक्टिव वॉइस ही पैसिव वॉइस में बदले जा सकेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, अर्थात ऑब्जेक्ट के बगैर हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इसी का बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर काम में ले लेते हैं। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट कौन है, राम है, इसके स्थान पर किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैंगो है। अब इधर वाले में ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, यानी इसके वचन के अनुसार सिंगुलर है और सिंपल सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य हुआ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट डूअर जो है एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या और ES जोड़ते हैं, इससे हमें पता पड़ा। तो टेंस यहाँ पर आया प्रेजेंट सिंपल, तो पैसिव भी जो है वो प्रेजेंट सिंपल का ही होना चाहिए। तो पैसिव की सहायक क्रियाएं जो हैं वो अलग होती हैं। तो यहाँ मैंगो एक वचन है तो पैसिव की सहायक क्रिया प्रेजेंट सिंपल की होती है, इज, एम, आर, और मेन वर्ब जो होती है उसकी कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ईट्स में एस हटाएंगे तो ईट बचेगा, ईट की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे तो ईट, एट और क्या हो जाएगा, ईटन। ये इधर आ ही गया, ये वर्ब यहाँ आ गई। अब बचा क्या अपना सब्जेक्ट।
तो ये सब्जेक्ट को हम जो है यहाँ पर लेके आएंगे। तो इससे पहले हम बाई जोड़ देते हैं और सब्जेक्ट लिख देते हैं बाई राम। इस प्रकार से ये वाला वाक्य जो है एक्टिव है और ये पैसिव है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जैसे एबी का मतलब यहाँ है एक्टिव वॉइस, इसके कुछ रूल लिखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, वह इसी के नंबर यानी वचन, इसी के नंबर के आधार पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। यानी एक्टिव वॉइस का जो टेंस होगा और टेंस में भी जो सब पार्ट होगा, उसी टेंस का सब पार्ट की पैसिव की अलग सहायक क्रियाएं होती हैं, वो लगानी होगी। फिर इसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेते हैं, कहने से अभिप्राय यह है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस एज ए मेन वर्ब के तौर पर। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट से पूर्व यानी उससे पहले बाई लगा देते हैं। यानी जैसे कि हमने वाक्य के अंदर जो काम किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? राम। तो यहाँ बाई के द्वारा के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। लेकिन कुछ कर्ता होते हैं जैसे समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नन, एवरीवन, एवरीबॉडी, thief, people, public, पुलिस एक्सेट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के, उनको पैसिव वॉइस के अंदर नहीं लिखा जाता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर हो तो उसे निम्नानुसार यानी निम्न के अनुसार बदलते हैं। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रोनाउन चेंज होता आता है। जैसे देखो, अगर एक्टिव का सब्जेक्ट जो है अगर आई है तो पैसिव में इसको क्या कर देंगे? मी। अगर वी है तो उसको कर देंगे क्या? अस। ही है तो क्या कर देंगे? हिम। सी है तो उस सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? उधर बाई के पास ले जा करके हर।
दे हो तो किस कुब में कर देंगे, बाई देम में कर देंगे उनको। और अगर ये वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में हो, एक्टिव वॉइस में, और इन्हें सब्जेक्ट बनाना हो तो हम उल्टे क्रम में इनको बदल देंगे। मी को किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, आई में। अस को किस में सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ये इनके सब्जेक्टिव केज हैं प्रोनाउन के, और ये कौन से केज हैं, ये ऑब्जेक्टिव केज हैं। जब हम इन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे तो हमें इनको इस प्रकार से क्या करना होगा, बदलना होगा। फिर आगे देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, किसकी, पैसिव वॉइस की। जो कन्वर्जन करेंगे हम एक्टिव को किस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव वॉइस के टेंस के हिसाब से उसी टेंस की पैसिव की सहायक क्रिया, लेकिन यहाँ पर सब हम नंबर देखेंगे, वचन देखेंगे किसका, ऑब्जेक्ट का, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आएगी। और फिर मेन वर्ब के तौर पर जो है किसको लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेंगे। प्लस शेष जो कुछ रेस्ट ऑफ थिंग्स वाक्य में होती है उनकी जगह ये होती है, और जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य के अंत में चला जाता है पैसिव के, जिसको किसके साथ जोड़ते हैं, बाई से जोड़ते हैं। तो हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है, समवन डज एक्शन, कोई काम करता है, और पैसिव में क्या होता है, एक्शन इज डन बाय समवन, यानी इसमें कोई काम करता है और इसमें काम किसी के द्वारा किया जाता है। तो हमें पैसिव की सहायक क्रियाओं को याद रखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 3 टेंसों के कुल 12 भाग होते हैं। तो उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 तो ये हो गए। और चौथा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पैसिव के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते समय किस प्रकार की सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब लिखते हैं पैसिव वॉइस के वाक्य में प्रयुक्त की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। जिस प्रकार से 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, सबके सेम 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट का, दूसरा होता है कंटिन्यूअस का, तीसरा भाग जो होता है वो परफेक्ट का होता है, और चौथा जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो एक छोटी सी सारणी बनाते हैं जिससे कि आपको अलग से पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं याद कर ले, जिससे कि एक्टिव वॉइस का टेंस देख करके आप उपयुक्त पैसिव की सहायक क्रिया को वाक्य में लगा सके, जिससे कि आपका 2 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है वो हल हो सके। ध्यान देना, ये एक सारणी बनी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हैं, पास्ट सिंपल आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट आ गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। तो इसीलिए इन सभी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और फ्यूचर का ये दूसरा जो कंटिन्यूअस वाला होता है इसका नहीं बनता है। तो इधर क्या करेंगे, यदि अपना एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो पैसिव में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वही इज या एम या आर, और मेन वर्ब के तौर पर हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेंगे।
फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वही सहायक क्रियाएं रह जाएंगी, इज, एम और आर, और एक नई चीज जोड़ेंगे बीइंग, जो पैसिव के वाक्य में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए काम में ली जाती है, और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें काम में लेते हैं। इसके बाद परफेक्ट में आ जाते हैं तो वही सहायक क्रियाएं रह जाती है, हैज और हैव, और इसके लिए एक नई चीज जोड़ते हैं, क्या, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद हम आते हैं पास्ट सिंपल का वाक्य हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में वाज और वर सहायक क्रिया लगेगी, वाज और वर सहायक क्रिया लगेगी, और मेन वर्ब के तौर पे पास्ट पार्टिसिपल लगेगी। फिर कंटिन्यूस का हो तो वही सहायक क्रियाएं वाज और वर प्लस वही बीइंग इधर लगेगा, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन काम में लेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड होगा, हैड के साथ भी वही बीन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। फिर फ्यूचर में आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद में विल और शैल होगा, और इसके साथ बी लगाया जाएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म। इसका बनेगा नहीं तो इसमें आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो सहायक क्रिया होगी विल हैव या शैल हैव, और वही बीन इधर लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, थर्ड फॉर्म काम में। इस प्रकार से ये पैसिव की सहायक क्रियाएं जो हैं वाक्य के अंदर प्रयुक्त की जाती है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एक्टिव वॉइस का वाक्य आपके ये दिया गया है, दे यानी वे या उन्होंने, सोल्ड यानी बेच दी, द क्रॉप यानी फसल। अब यहाँ पर देखते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। बगैर ऑब्जेक्ट के कोई वाक्य पैसिव नहीं बन सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता पड़ गया कि एक्टिव वॉइस के वाक्य का टेंस है कौन सा, पास्ट सिंपल। कौन सा है, पास्ट सिंपल। तो अब पैसिव बनाएंगे तो पास्ट सिंपल की ही सहायक क्रिया अपने को काम में लेनी है। तो ये क्या हो गई, वाज और वर। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तब, तो क्या हो जाएगा, दी क्रॉप वाज। अब ये सेल की थर्ड फॉर्म जो है सोल्ड, यहाँ लगाते ही सहायक क्रिया के साथ आते ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, द क्रॉप वाज सोल्ड। फिर ये आ गया, ये इधर आ गया तो सब्जेक्ट है उधर हो जाएगा, तो बाई देम। तो ये दे प्रोनाउन के तौर पर था तो वो बदल करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, तो वो किस में हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर हो गया, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर प्रोनाउन यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से हम इस सारणी की मदद से टेंस वाले वाक्य जो हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इत्यादि होता है, उन वाक्यों के पैसिव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, आजकल एक ट्रेंड भी है कि ही, सी, दे इत्यादि जो सब्जेक्ट होते हैं उनको लिखते भी नहीं। अगर आप इस पैसिव वॉइस के वाक्य में उनका वर्णन नहीं करते हैं तो आपका वाक्य गलत नहीं होता है, क्योंकि ये डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं होते, ये इनडेफिनेट होते हैं। इनका पता नहीं पड़ता है कि ही, दे कौन है, लड़कियां हैं कि लड़के हैं कि राम श्याम कमल हैं, तो ये अनसर्टेनिटी रहती है यहाँ पर, इसीलिए हम इनको नहीं भी लिखते हैं। जब इनको ही नहीं लिखेंगे तो भाई किसके लगाएंगे। जैसे राम ने हैज विजिटेड, भ्रमण कर लिया, द हवा महल, हवा महल। तो देखिए पहले तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस दिया गया है। हैज है से आपको पता पड़ गया यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन। यानी हमारा ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हम हैव बीन लेंगे, और सिंगुलर है तो क्या लेंगे, हैज बीन लेंगे। तो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वाक्य के अंदर एक्टिव वॉइस में कहाँ होता है, ठीक वर्ब के बाद में होता है, उसको इधर ले आते हैं। दी हवा
महल, ये देखिए सिंगुलर है, वही सहायक क्रिया आ जाएगी हैज, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, बीन। हैज बीन, द हवा महल हैज बीन विजिट का क्या हो जाएगा, विजिटेड बाई, किसके द्वारा, बाई राम। ये डूअर है, ये यहाँ आ जाएगा और इसको हम किससे जोड़ेंगे, बाई से जोड़ें। तो इसी प्रकार से इन 8 टेंसों के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब पैसिव वॉइस बनाते समय हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस है, यानी दिया गया एक्टिव वॉइस जो है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव भी सिंपल होगा, वो भी अफर्मेटिव होगा। यदि एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी उसका नेगेटिव बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक है, तो आपका पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, प्रश्नवाचक बनेगा। तो जैसे नेगेटिव बनाएंगे एक्टिव वॉइस को तो नोट लगेगा, नोट हमेशा आप जानते हैं सहायक क्रिया के बाद लगता है, तो इधर भी इस सहायक क्रिया के बाद में लग जाएगा। तो हम देखते हैं, लेकिन कई सहायक क्रियाएं ऐसी हैं जिसके साथ बीइंग लगा हुआ है, ये बीन लगा हुआ है और ये बी लगा हुआ है, यहाँ है बीन लगा हुआ है। तो ये जो है मुख्य सहायक क्रिया के बाद, जैसे विल और सेल के बाद में नोट आएगा, और बी हुआ या बीइंग हुआ या बीन हुआ वो नोट के बाद में आएंगे। और इसी मुख्य सहायक क्रिया से पहले, सब्जेक्ट से पहले रख करके हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो हमें इस सारणी की मदद से जो है पैसिव वॉइस के वाक्यों को बना सकते हैं। कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वाली चीज़ें लागू नहीं होती हैं, तो वो उनके अलग से नियम होते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो यदि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य, वॉइस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, फॉर्म से शुरू हो, तो उसका पैसिव वॉइस निम्नानुसार, यानी निम्न के अनुसार बदलते हैं, निम्नानुसार बनाते हैं। जैसे ओपन द डोर, ये वाक्य में आ गया। अब ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन से फार्मूले से बनाएंगे, हम लेट से शुरू करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद में बी आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और शेष होगा वो शेष आ जाएगा अगर हो तो। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, दी डो, फिर क्या आना चाहिए, बी, और दी गई वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो अपॉन हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से पैसिव बनते हैं। कई वाक्य ऐसे होते हैं जो मॉडल से बने हुए होते हैं। यदि कोई एक्टिव वॉइस, यदि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य मॉडल से बना हो, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था, मॉडल कैन कुड में मस्ट माइट, ये जो होते हैं ये मॉडल होते हैं, से बना हो तो पैसिव वॉइस निम्नानुसार बनाएंगे। कैसे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दिया गया मॉडल, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो शेष है वो। जैसे आई कैन सॉल्व, मैं हल कर सकता हूं दिस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दिस क्वेश्चन जो है इसको ले आएंगे कहाँ, यहाँ पर, तो लिखेंगे दिस क्वेश्चन जो है, फिर दिया गया मॉडल क्या है, कैन, फिर क्या लगाएंगे, बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड, कैन बी सॉल्व्ड बाय
सब्जेक्ट कौन है, आई है, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी मी। इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं। कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं या डोंट से। यदि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, टेड में बदल देते हैं। वह शेष एक्टिव वॉइस के वाक्य को टू से जोड़कर यथावत लिख देते हैं, यानी वैसे का वैसा लिख देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य है प्लीज हेल्प मी, तो ये तो प्लीज आ गया, यहाँ काइंडली भी आ सकता है और ये शेष वाक्य बच गया। तो प्लीज को किस में बदल देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड में, और फिर शेष वाक्य को टू से जोड़ के लिख देंगे, टू हेल्प मी। इस प्रकार के भी आते हैं। कई बार क्या होता है, कोई वाक्य जो होता है वो डोंट से शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड के स्थान पर यू आर फॉरवर्ड में उसको बदल देते हैं। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो सीधा ही हम इस डोंट को किस में बदल देंगे, यहीं पर पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर फॉरबेड टू डिस्टर्ब मी। इस प्रकार के एक्टिव वॉइस के वाक्य भी दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें निम्न प्रकार से करके चेंज करके हमें पैसिव में उसको बदलना होता है। अब हम देखते हैं कभी कभी एक्टिव से पैसिव बनाते समय किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वाक्य में दो आ जाते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ध्यान दें, जैसे माई फादर यानी मेरे पिताजी ने, गेव यानी दिया, मी यानी मुझे, सम यानी कुछ, मनी यानी क्या, पैसे या कुछ मनी दिया। यहाँ पर ये कौन है, सब्जेक्ट हैं जो देने वाले हैं, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसको भी लेके पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इसको लेके भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिना बदले हुए इससे पहले टू लगाते हैं। जैसे बाकी नियम वो हैं जो पहले बताए गए हैं। जैसे इसको लेते हैं, सम मनी शब्द जो है सिंगुलर होता है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पास्ट सिंपल है, तो पैसिव की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर। सम मनी वाज, गेव का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, और मी से पहले क्या आ जाएगा, टू। सम मनी वाज गिवन टू मी बाय माई फादर। ऐसे भी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं।
या हम इसका पैसिव वॉइस निम्नानुसार भी बना सकते हैं। इसको ऑब्जेक्ट को लेंगे, वर्ब के ठीक बात है, ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ये सब्जेक्टिव क्या बनेगा इसका आई, तो क्या हो जाएगा आई वाज गिवन, मुझे दिया गया था, सम मनी यानी कुछ पैसा, यानी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लगाएंगे, बाय माई फादर। तो इस प्रकार से ऐसे एक्टिव वॉइस भी आ जाते हैं जिनके पैसिव बनाने होते हैं। कई बार क्या होता है इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस देता है जिसके पैसिव वॉइस बनाने को बोला जाता है, तो इंट्रोगेटिव एक्टिव तो पैसिव भी क्या होगा इंट्रोगेटिव होगा, और वो कई बार हु से शुरू कर देता है, तो हु से अगर बना हुआ हो एक्टिव वॉइस तो उसको उसी स्थान पर पैसिव वॉइस के अंदर बाई हुम में उसको क्या कर देते हैं बदल देते हैं। कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पहले से ही बाई हुम दिया गया होता तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो नेगेटिव अगर आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ आ जाएगी, और अगर उस एक्टिव वॉइस के हिसाब से बी लगना होगा तो बी यहाँ आएगा, बीइंग लगना होगा तो बीइंग यहाँ आएगा, और बीन लगना होगा तो यहाँ आएगा, यानी ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं। नेगेटिव हो तो मेन हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके साथ क्या लगाएंगे नोट लगाएंगे, यानी मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन, इस प्रकार से हो जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो वही मुख्य सहायक क्रिया को यहाँ सब्जेक्ट से पहले रख करके हम इंट्रोगेटिव बना देंगे, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस हो जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो ये बीन वगैरह बीइंग जो है बीन है बीइंग है बी है ये सब कहाँ आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद। इस प्रकार से हम सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और कुछ अलग तरह के पैसिव वॉइस जो आपको बताए गए हैं वो हम बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर पे मैं चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करें, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्टिविटी दी गई हैं पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो हैं उनको आप पूरी करें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, धन्यवाद।